हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम पोएट्री को समझेंगे। पोएट्री एंड पोएम के अंदर क्या डिफरेंसेस है, जो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री है उनके बारे में समझेंगे। तो आज का जो टॉपिक कवर करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉपिक पोएट्री को समझेंगे, उसके बाद पोएम को समझेंगे, उसके बाद क्या क्या फॉर्म्स है पोएट्री का, पोएम का क्या क्या फॉर्म्स है, वर्स क्या है, मीटर क्या है। ये जो टॉपिक है ये 11 टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। इन सभी टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका जो डाउट्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूज होता है कि जो टॉप फॉर्म क्या होता है पोएम का, ये किसके रिलेटेड आएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत डाउट क्रिएट करते हैं, तो उन सभी डाउट को एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, यहाँ पर टॉपिक में देख सकते हैं आप, पोएट्री, पोएम, स्टैंजा, फॉर्म, राइम स्केम, वर्ड्स, साउंड पैटर्न, राइम, मीटर एंड रिदम, फिगर एंड डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन। तो ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम पोएट्री से शुरुआत करते हैं। पोएट्री क्या है? तो पोएट्री इज ए वेराइटी ऑफ लिटरेचर, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ आर्ट इवोक्ड इन लैंग्वेज। तो पोएट्री एंड पोएम के अंदर एक डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जो लिटरेचर है इसका एक ब्रांच है पोएट्री, ठीक है। वैरायटी ऑफ लिटरेचर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका जो ये जो नोट्स है ये मैंने खुद लिखा है, इसका पीडीएफ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप ये नोट कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पोएट्री क्या है? एक फॉर्म ऑफ, एक वैरायटी ऑफ लिटरेचर है, ठीक है। और पोएम क्या है? पोएम, ए पोएम इज द प्लानिंग ऑफ फ्रेज ऑफ वर्ड दैट कंप्राइजेस सेंस एंड ट्यूनफुल फंडामेंटल्स। तो पोएम क्या है? जब पोएट अपने सोच के जरिए कुछ लिखता है, कुछ फ्रेज को अरेंज करके लिखता है, और वो वहाँ पे एक सेंस होता है, ट्यूनफुल होता है, यहाँ पर राइम होता है, ठीक है। तो उसे हम पोएम कहेंगे, ठीक है। इट यूज्ड इन ए सिंगल पीस ऑफ वर्क बाय लॉजिक। पोएम कैन बी स्ट्रक्चर्ड विथ राइमिंग लाइन्स एंड मीटर। तो पोएम के अंदर क्या होता है? राइमिंग लाइन्स होते हैं एंड मीटर होता है। इसके बावजूद भी कुछ पोएम्स के अंदर राइम नहीं होता, मीटर नहीं होता, ठीक है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर और भी कहा गया है, इट कैन बी ऑल्सो फ्री फॉर्म। जहाँ पर राइम स्केम नहीं होता एंड मीटर नहीं होता उसे हम फ्री फॉर्म कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पोएम क्या है? सिंगल पीस ऑफ वर्क बाय लॉजिक, ठीक है। पोएट जब किसी टॉपिक के ऊपर लिखता है तो वो एक ही थॉट के बेस पर वो पोएम लिखता है। तो वो जो एक सिंगल पीस उसने क्रिएट किया उसे हम पोएम कहेंगे। और बहुत सारे पोएम, जैसे कि एक पोएम रोमांटिक पोएम हो गया, और एक जैसे कि मॉक हीरोइक पोएम हो गया। तो ये जो वैरायटी ऑफ पोएम्स है इन सभी को मिलाकर होता है हमारा पोएट्री, एक ब्रांच ऑफ लिटरेचर हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप ये पोएट्री एंड पोएम का जो बेसिक डिफरेंस है ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखेंगे स्टैंजा। जैसे प्रोज के अंदर हम किसी भी जो थॉट्स होता है उसे हम पैराग्राफ्स के जरिए लिखते हैं। सेम टाइप यहाँ पर पोएम में क्या होता है? स्टैंजा में हम उसे लिखते हैं। स्टैंजा मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पोएम। तो स्टैंजा क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पोएम है। तो स्टैंजा के जरिए हम पोएम लिखते हैं। स्टैंजास आर ए सीरीज ऑफ लाइन ग्रुप टुगेदर एंड सेपरेटेड बाय एन एम्प्टी लाइन फ्रॉम अदर स्टैंजा। तो क्या है स्टैंजा का डेफिनेशन क्या है? स्टैंजा एक सीरीज ऑफ लाइन्स है। तो एक पोएम के अंदर क्या होता है? सीरीज ऑफ लाइन एक साथ रहते हैं तो उसे हम एक स्टैंजा कहेंगे। एंड अदर स्टैंजा जो होता है एक से गैप लाइन के द्वारा वो सेपरेट होता है एक दूसरे के, ठीक है। दे आर इक्विवेलेंट ऑफ पैराग्राफ्स इन प्रोज। तो प्रोज में जैसे पैराग्राफ्स होते हैं, सेम टाइप यहाँ पर पोएम में क्या होता है? स्टैंजा होता है। उसके बाद दिया गया है स्टैंजा कैन बी आइडेंटिफाई बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ लाइन्स। तो एक पोएम में क्या होता है? जो स्टैंजा होते हैं उसका अलग अलग नेम्स होते हैं। तो उसे कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? बाय काउंटिंग द नंबर्स ऑफ लाइन, ठीक है। एक एक पोएम है और उसमें कुछ स्टैंजा दिया गया है, और स्टैंजा को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? स्टैंजा का जो लाइन है उसे हम काउंट करेंगे, ठीक है। और काउंट करने के बाद हमें वो स्टैंजा का नेम पता चल जाएगा। तो स्टैंजा में अगर 2 लाइन है तो उसे हम कॉपलेट कहेंगे, ठीक है। किसी भी पोएम का जो स्टैंजा है वहाँ पर अगर 2 लाइन है तो उसे हम कॉपलेट कहेंगे। 3 लाइन है तो उसे टेरसेट कहेंगे। 4 लाइन्स है तो वहाँ पे हम उसे क्वाट्रेंस कहेंगे। 5 लाइन्स हैं तो सिनक्वेन कहेंगे। 6 लाइन है तो सेस्टेट कहेंगे। 7 लाइन्स है तो सेप्टेट कहेंगे।
और 8 लाइन है तो वहाँ पर उसे ऑक्टेव कहेंगे। ठीक है, तो ये स्टांजा का नेम हो गया। 2 लाइन है तो कॉपलेट, 3 लाइन है तो टर्सेट, 4 लाइन है तो क्वाट्रेंट, ऐसे ये स्टांजा का नाम हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या क्या फॉर्म्स है पोएम का, क्या क्या फॉर्म्स है उसे हम डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं फॉर्म क्या होता है। ए पोएम may or may not have specific number of lines, rhyme scheme और मेट्रिकल पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म में हमें क्या बताया गया है, पोएम के अंदर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ लाइन हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, राइम स्कीम हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, जो मेट्रिकल पैटर्न ये भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर फॉर्म को अलग अलग कैटेगरी में हमें डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, फॉर्म इन पोएट्री रेफर्स टू द वे वर्ड्स एंड सेंटेंस आर स्ट्रक्चर इन ए पोएम। ठीक है, तो फॉर्म किसके बेसिस पर यहाँ पर हमें डिवाइड करना पड़ता है, द वे वर्ड एंड सेंटेंस आर स्ट्रक्चर, जैसे पोएम के अंदर जो वर्ड्स हैं एंड जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें फॉर्म को डिवाइड करना पड़ता है। एंड काइंड ऑफ साउंड्स, उसके साथ साथ जो साउंड क्रिएट करता है, पोएम में एक रिदम होता है, पोएम में एक साउंड होता है, तो उसके बेसिस पर हम फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, 3 बेसिक कैटेगरी यहाँ पर हम देखने को मिलता है। क्या क्या है 3 बेसिक कैटेगरी जो फॉर्म होता है यहाँ पर है, नैरेटिव, लिरिक एंड डेस्क्रिप्टिव, ये पोएम के फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिरिक क्या होता है। तो यहाँ पर ए में मैंने दे दिया है लिरिक। ठीक है, एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे, उसके बाद नैरेटिव करेंगे, उसके बाद डेस्क्रिप्टिव करेंगे। ठीक है, तो लिरिक क्या होता है, लिरिक इज ए फॉर्मल टाइप ऑफ पोएट्री व्हिच एक्सप्रेस पर्सनल इमोशंस और फीलिंग्स टिपिकली स्पोकन इन द फर्स्ट पर्सन। आप समझ गए होंगे लिरिक क्या है। तो लिरिक में यहाँ पर फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखा जाता है। लिरिक क्या है, एक पोएट्री का, एक पोएम का एक फॉर्म है। इन लिरिक पोएम द फोकस इज ऑन क्रिएटिंग ए मूड और रिकॉलिंग फीलिंग्स। तो यहाँ पर जो पोएट है वो क्या करता है, कुछ जो यादें हैं उसके बारे में सोचता है और एक मूड क्रिएट करता है या फिर किसी पुराने यादों के बारे में सोचने लगता है। ठीक है, लिरिक पोएम एक्सप्रेस द कैरेक्टर। यहाँ पर क्या होता है, जो लिरिक पोएम होता है यहाँ पर कैरेक्टर, इम्प्रेशन एंड इमोशन, ये 3 चीज़ें मेन होता है यहाँ पर लिरिक्स पोएम में। ठीक है, क्या क्या, कैरेक्टर के बेस पर लिखा जाता है, इम्प्रेशन एंड इमोशन ऑफ द पोएट एंड यूजुअली शॉर्ट। तो लिरिक क्या होता है, जो ज़्यादातर शॉर्ट होते हैं। ठीक है, और लिरिक के अंदर आ जाते हैं इसके सब टाइप कुछ। ठीक है, अब देखते हैं लिरिक का क्या क्या सब टाइप्स है। मेजर सब टाइप्स ऑफ लिरिक, तो लिरिक जो पोएम होता है उसके सब टाइप में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एलिजी। ठीक है, एलिजी, एलिजी ए मॉर्नफुल पोएम और लैमेंट समटाइम्स रेदर लॉन्ग। तो यहाँ पर एलिजी जो होता है ये काफ़ी बार ये लॉन्ग हो जाता है। और एलिजी में क्या होता है, किसी मरे हुए इंसान को याद किया जाता है, उसके बारे में लिखा जाता है, उसका जो अच्छाई होता है, जो क्वालिटीज़ होता है उसके उसके बारे में लिखा जाता है और उसके ही यादों में एलिजी को लिखा जाता है। जैसे कि एलिजी रिटिन ऑन ए कंट्री चर्चयार्ड, ये एक फेमस एलिजी है। ठीक है, तो ये होता है एलिजी। उसके बाद ओड, ओड क्या होता है, किसी को एड्रेस करके लिखा जाता है, जैसे कि यूजुअली एड्रेस टू ए पर्सन, थिंग और रूटीन। तो यहाँ पर किसी पर्सन को हम अगर हमारे पोएम में एड्रेस करके लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ऑड। और किसी थिंग्स के बारे में भी लिखा जा सकता है, जैसे कि ऑड टू द ग्रीसियन ऑड। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम ऑड लिख सकते हैं। जैसे बहुत सारे पोएट सीजन के बारे में लिखते हैं, सीजन को एड्रेस करते हैं, तो वो भी एक ऑड है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सोनेट, ए 14 लाइन पोएम्स यूजुअली इन आइएम्बिक पेंटामीटर। तो जो सोनेट होता है ये 14 लाइन का पोएम होता है और यहाँ पर आइएम्बिक पेंटामीटर फॉलो होता है। पेंटामीटर क्या है, आइएम्बिक क्या है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे या फिर आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सोनेट होता है 14 लाइन का होता है और सोनेट को मेनली 2 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया जाता है, द शेक्सपियरन सोनेट जिसे हम एलिजाबेथन सोनेट भी कहते हैं, उसके बाद द पेट्रार्कन सोनेट, उसे हम इटालियन सोनेट भी कहते हैं। सोनेट के बारे में मैं और एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो लिरिक का सब कैटेगरी में आ जाता है पेट्रियोटिक सॉन्ग जो होता है एंड जो लव सॉन्ग्स होते हैं। तो ये था लिरिक का जो मेजर सब कैटेगरी। ठीक है, अब हम देखते हैं नैरेटिव पोएट्री क्या होता है, नैरेटिव पोएम क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे नैरेटिव पोएट्री क्या होता है। नरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को वर्णना करना। ठीक है, नैरेटिव पोएट्री
यहाँ पर ये फॉर्म ऑफ पोएम का फॉर्म है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पोएट्री लिखा है, कोई बात नहीं। नेरेटिव पोएट्री टेल्स ए स्टोरी इट कॉम्बाइंस पोएटिक टेक्निक्स सच एज राइम एलिटरेशन विद द एलिमेंट ऑफ फिक्शन सच एज कैरेक्टर एंड प्लॉट, ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो जो नैरेटिव पोएट्री होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक फिक्शनल कैरेक्टर या फिर प्लॉट क्रिएट किया जाता है, या फिर आप किसी हिस्टोरिक हीरो के बारे में भी लिख सकते हैं। नैरेटिव मतलब किसी भी चीज़ को, आपने कुछ चीज़ देखा, जैसे कि आप कहीं पर घूमने गए और आके दोस्तों को बताया, तो वहाँ पर आपने जो भी चीज़ देखा वो एक नरेशन हो जाएगा जब आप बताएंगे किसी दूसरे को। तो यहाँ पर पोएट क्या करता है, एक फिक्शनल कैरेक्टर या फिर प्लॉट क्रिएट कर सकता है और उसके बारे में लोगों को बता सकता है, तो वो हो जाएगा पोएट का एक नरेशन, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे नैरेटिव पोएट्री। यहाँ पर जो मेजर कैटेगरी आ जाते हैं, एक बैलाड आ जाता है और दूसरा इपिक, ठीक है। बैलाड क्या है, ए बैलाड इज यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्वाट्रेंस और सिंक्वेन, हैज सिंपल रिदम स्ट्रक्चर एंड टेल्स द टेल ऑफ ऑर्डिनरी पीपुल, ठीक है। तो बैलाड में क्या होता है, जो गांव के लोग होते हैं उनके बारे में लिखा जाता है, या फिर जो रूरल लोगों के बारे में लिखा जाता है, ऑर्डिनरी पीपुल के बारे में लिखा जाता है, तो उसे बैलाड कहेंगे। और ये क्वाट्रेंस और सिंक्वेन में होता है। क्वाट्रेंस क्या है, 4 लाइन का जो स्टांजा होता है। उसके बाद जो इपिक क्या है, इट इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम दैट नॉर्मली टेल्स ए स्टोरी अबाउट हीरो और एन एडवेंचर। तो एपिक, जैसे कि नाम से आप जान सकते हैं, एपिक क्या है, जो हमारा रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये एक तो नैरेटिव पोएट्री है, लेकिन उसके बाद ये रामायण में क्या है, एक एपिक है, यहाँ पर प्रभु श्री राम के बारे में लिखा गया है, तो ये एक हीरो के बारे में लिखा जाता है, तो इसे कहेंगे हम एपिक। जो थर्ड फॉर्म ऑफ पोएम है वो है डेस्क्रिप्टिव। डेस्क्रिप्टिव में क्या होता है, ए डेस्क्रिप्टिव पोएम इज ए पोएम that contains a large amount of descriptive details. The poem describes the world that surrounds the speaker. It uses elaborate imagery and adjectives. तो यहाँ पर जो descriptive poem होता है, पोएट के चारों तरफ जो घटना होता है उसके बारे में पोएट डिस्क्राइब करता है और लिखता है, तो उसे हम डेस्क्रिप्टिव पोएम कहेंगे। तो डेस्क्रिप्टिव पोएम में जो छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं वो बारीकी के साथ दिया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। इसके बावजूद भी कुछ अदर टाइप्स ऑफ पोएम्स हैं, जैसे कि लिमेरिक, ठीक है। तो ये एक भी फॉर्म है। ए लिमेरिक इज 5 लाइन्स पोएम दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्टैंजा, ठीक है। तो लिमेरिक किसे कहेंगे, जहाँ पर 5 लाइन्स होते हैं और उसका जो राइम स्केम होता है ए बी बी ए, तो ये राइम स्केम जिसका होता है उसे हम लिमेरिक कहेंगे। जो सेकेंड आता है विलानिल, तो इससे ये क्या होता है, ए 19 लाइन पोएम consisting of 5 tercet and a quatrains with a highly specified internal rhyme। तो इंटरनल राइम क्या है, ये राइम के सेक्शन में पढ़ेंगे। तो विलानेल के अंदर क्या होता है, 19 लाइन होता है, 19 लाइन होता है, और 5 टेरसेट, 3 का जो 5 स्टांजा होते हैं, 3 का 5 स्टांजा हो गया 15 लाइन, और एक क्वाट्रेन होता है, क्वाट्रेन मतलब 4 लाइन, तो ये हो जाता है 19 लाइन। तो उसे हम क्या कहेंगे, एक विलानेल कहेंगे। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, इन ए ड्रामेटिक मोनोलॉग ए स्पीकर व्हिच एक्सप्लिसिटली अदर देन द ऑथर मेक्स ए स्पीच टू साइलेंट ऑडिटर इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन एंड क्रिटिकल मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है, एक व्यक्ति दूसरों को बताता है, तो यहाँ पर जो बताता है वो अदर देन ऑथर होना चाहिए, यानी जो ऑथर है और जो स्पीकर है वो दोनों अलग अलग पर्सन होना चाहिए, तो उसे ड्रामेटिक मोनोलॉग कहेंगे। जैसे कि मदर टू सन में क्या होता है, जो पोएट लैंगस्टन ह्यूज होते हैं वो पोएम लिखते हैं, और पोएम के अंदर एक मॉम होता है, एक माँ होता है, और वो बच्चे को क्या करता है, कुछ एडवाइस देता है, तो वो हो जाता है कुछ ड्रामेटिक मोनोलॉग। जो नेक्स्ट हमारा फॉर्म है वो है हाइकू, ठीक है। हाइकू क्या है, हाइकू इज ए 3 लाइन पोएटिक फॉर्म ओरिजिनेटिंग इन जापान। जैसे कि नाम से हमें पता चलता है कि ये जापान से ओरिजिनेट है। द फर्स्ट लाइन हैज 5 सिलाबल, द सेकेंड लाइन हैज 7 सिलाबल एंड थर्ड लाइन हैज 5 सिलाबल। तो पहले 5 सिलाबल का एक लाइन होता है, देन 7 सिलाबल का एक लाइन होता है, जो थर्ड लाइन होता है वो भी 5 सिलाबल का लाइन होता है, तो इसे हम कहेंगे हाइकू। उसके बाद जो फॉर्म है वो है पेस्टोरल। पेस्टोरल क्या है, ए पेस्टोरल पोएम इज वन दैट कंसर्न द नेचुरल वर्ल्ड, रूरल लाइफ एंड लैंडस्केप।
तो यहाँ पर भी पास्टोरल पोएम में ज़्यादातर क्या होता है, रूरल लाइफ के ऊपर लिखा जाता है और यहाँ पर एक ब्यूटीफुल नेचर सेटिंग होता है। उसके साथ साथ शेफर्ड्स एज सेंट्रल कैरेक्टर, शेफर्ड्स के बारे में यहाँ पर लिखा जाता है, तो उसे हम कहेंगे पास्टोरल पोएम। उसके बाद जो कैटेगरी है ये ब्लैंक वर्ड्स एंड फ्री वर्ड्स, इसे भी फॉर्म के अंदर कैटेगरी किया जाता है। क्योंकि देखिए ब्लैंक वर्ड्स क्या है, ब्लैंक वर्ड्स इज ए पोएट्री रिटिन विथ ए प्रिसाइज मीटर। तो ब्लैंक वर्ड्स में क्या होता है, मीटर होता है, लेकिन यहाँ पर जो राइम होता है वो फॉलो नहीं होता। ऑलमोस्ट ऑलवेज आइएम्बिक पेंटामीटर बट डज नॉट फॉलो राइम। तो ब्लैंक वर्ड्स में हमेशा आइएम्बिक पेंटामीटर होता है ज़्यादातर केस में, एंड यहाँ पर कोई भी राइम फॉलो नहीं होता। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है वो है फ्री वर्ड्स। फ्री वर्ड्स में क्या है, फ्री वर्ड्स पोएट्री इज पोएट्री दैट लैक्स राइम स्कीम एंड मेट्रिकल पैटर्न। तो फ्री वर्ड्स में होता है राइम स्कीम नहीं होता है एंड मेट्रिकल पैटर्न ये भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो फ्री वर्ड्स ब्लैंक वर्ड्स के बारे में मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। तो ब्लैंक वर्ड्स एंड फ्री वर्ड्स को यहाँ पर फॉर्म के अंदर क्यों कैटेगराइज किया जाता है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। हमने पढ़ा था जब कैटेगरी जो फॉर्म पढ़ रहे थे वहाँ पर पढ़ा था कि उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो राइम है, उसका जो पैटर्न है, उसके बेसिस पर हम फॉर्म को क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए ब्लैंक वर्ड्स फ्री वर्ड्स को भी यहाँ पर फॉर्म के अंदर कैटेगरी किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो टॉपिक है वो है राइम स्कीम। तो राइम स्कीम देखने से पहले हमें राइम देखना पड़ेगा जो कि 8 नंबर पर है। तो पहले हम राइम को समझ लेते हैं। राइम इज द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंड एट द एंड ऑफ लाइन। तो एक स्टेंजा में क्या होता है, लाइन्स होते हैं और लाइन्स के एंडिंग में कुछ वर्ड्स होते हैं। तो वो अगर सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स होते हैं अल्टरनेट में या फिर एक एक करके बात, अगर सिमिलर साउंडिंग वर्ड होते हैं तो वो एक राइम में है, ऐसा कहते हैं। तो राइम क्या है, राइम इज द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंड एट द एंड ऑफ द लाइन। हर एक लाइन के एंडिंग का जो साउंड होता है उसे हम राइम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, आई सॉ ए फेरी इन द वुड, ही वॉज ड्रेस्ड ऑल इन ग्रीन, ही ड्यू हिज स्वॉर्ड व्हाइल आई जस्ट स्टूड एंड रियलाइज्ड आई हैड बीन सीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्टरनेट जो लाइन है इसका सिमिलर साउंडिंग वर्ड है। तो यहाँ पर एक राइम यहाँ पर फॉलो हुआ है और अल्टरनेट लाइन पर यहाँ पर सिमिलर साउंडिंग वर्ड आ रहा है, जैसे कि वुड यहाँ पर स्टूड। नेक्स्ट है ग्रीन सीन। तो इसका जो राइम स्कीम क्या बन जाएगा, इसका राइम स्कीम बन जाएगा ए बी, क्योंकि अल्टरनेट लाइन पर सेम राइम आ रहा है। तो फर्स्ट जो है ए, इसका अल्टरनेट क्या है, बी के बाद आ जाएगा ए, ठीक है। एक लाइन के बाद यहाँ पर सिमिलर साउंड आ रहा है, तो ए बी ये बन गया इसका राइम स्कीम। आई होप राइम एंड राइम स्कीम आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये जो राइम वर्ड है ये लाइन का एंडिंग में है, तो इसे हम कहेंगे एंड राइम, ठीक है। तो इसका जो पोजीशन है, जो राइमिंग वर्ड का जो पोजीशन है, इसको लेकर इसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये मेजर कैटेगरी है, ठीक है। तो एक तो हो गया एंड राइम, दूसरा हो गया इंटरनल राइम, तीसरा हो गया स्लैंट राइम। तो ये जो एंड राइम, इंटरनल राइम, स्लैंट राइम है, इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका कैटेगरी। नेक्स्ट जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है वर्ड्स। वर्ड्स क्या होता है, ए वर्ड्स इज फॉर्मली ए सिंगल मेट्रिकल लाइन इन पोएटिक कंपोजिशन, ठीक है। तो जो पोएट होता है, पोएम होता है, उसका जो सिंगल लाइन को हम वर्ड्स कहते हैं। कभी कभी एक पोएम को भी वर्ड्स कहा जाता है। तो वर्ड्स क्या है, ब्लैंक वर्ड्स होता है, फ्री वर्ड्स होता है। तो ब्लैंक वर्ड्स में जो लाइन होता है वहाँ पर कोई भी राइम स्कीम नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर मीटर होता है, रेगुलर मीटर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं रेगुलर मीटर बट नोट राइम स्कीम। तो पोएम के अंदर हर एक लाइन होता है उसे हम वर्ड्स कहते हैं। और वर्ड्स में क्या होता है, अगर वहाँ पर मीटर है लेकिन राइम स्कीम नहीं है तो उसे हम ब्लैंक वर्ड्स कहेंगे। अगर वहाँ पर मीटर भी नहीं है एंड राइम भी नहीं है तो उसे हम फ्री वर्ड्स कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है साउंड पैटर्न। तो साउंड पैटर्न पोएम में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पोएम साउंड के ऊपर ही बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि पोएम के अंदर साउंड इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर 4 मेजर चीज़ों के बारे में देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट हो गया हमारा एलिट्रेशन। तो यहाँ पर मैं सिर्फ बेसिक आपको बता रहा हूँ ताकि आपको एक ओवरऑल नॉलेज मिल सके। तो एलिट्रेशन क्या है, द रिपीटिशन ऑफ इनिशियल साउंड ऑन द सेम लाइन और स्टांजा, ठीक है। तो एक स्टांजा के अंदर जो लाइन होते हैं, तो लाइन में
बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो वर्ड्स का जो इनिशियल वर्ड होता है वो रिपीट होता है, तो उसे हम कहेंगे एलिट्रेशन इफेक्ट। तो ये एक अच्छा साउंड इफेक्ट क्रिएट करता है, जैसे कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो यहाँ पर डी जो फर्स्ट वर्ड है यहाँ पर रिपीट हुआ है, तो इसे हम एलिट्रेशन कहेंगे। तो एलिट्रेशन एक अच्छा साउंड इफेक्ट क्रिएट करता है और सुनने में अच्छा लगता है, जैसे कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। नेक्स्ट जो है हमारा एसोनेंस। एसोनेंस क्या है? तो रिपीटेशन ऑफ वावल साउंड एनीवेयर इन ए लाइन। तो लाइन के अंदर कहीं भी वावल साउंड अगर रिपीट होता है तो उसे हम कहेंगे एसोनेंस। तो एलिट्रेशन एसोनेंस के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में है द फैट कैट हैड ए स्नैक, ठीक है। तो यहाँ पर वावल वर्ड का यूज किया गया है, जैसे कि ए यहाँ पर वावल साउंड क्रिएट कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे एसोनेंस। उसके बाद आता है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होता है? जैसे एसोनेंस होता है उसका अपोजिट, द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एनीवेयर इन द मिडिल और एंड ऑफ ए लाइन, ठीक है। तो कॉन्सोनेंस क्या है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। एग्जाम्पल में है टॉस द ग्लास बॉस, ठीक है, टॉस द ग्लास बॉस। तो यहाँ पर एस जो वर्ड है एंड टी जो वर्ड है इसका रिपीट किया गया है, तो इसे हम कॉन्सोनेंट इफेक्ट कहेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है ओनोमेटोपिया, ठीक है। तो ये जो ओनोमेटोपिया है ये क्या है? वर्ड दैट साउंड्स लाइक दैट व्हिच दे डिस्क्राइब। तो कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि जो काम कर रहे हैं उसे डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स के जरिए आप इसे ठीक से समझेंगे। कहाँ पर एक बम फटा तो उसे हम बूम कहेंगे, ठीक है। तो बम फटने की आवाज़ और ये जो वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है ये काफ़ी सिमिलर लग रहा है, तो उसे हम कहेंगे ओनोमेटोपिया, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जिसके बारे में ये डिस्क्राइब करते हैं इसका जो वर्ड होता है वो सेम टाइप का होता है, जैसे कि क्रैश। तो यहाँ पर एक कार क्रैश हो गया, तो क्रैश क्या कर रहा है? वो जो कार एक्सीडेंट को ही डिस्क्राइब कर रहा है। क्रैश मतलब काफ़ी सिमिलर लग रहा है। तो वहाँ यहाँ पर और एक एग्जांपल है, जैसे कि क्लिक। तो यहाँ पर फ़ोटो से हम फ़ोटो क्लिक करते हैं, ठीक है। तो क्लिक करते हैं, जो साउंड क्रिएट होता है उसे हम क्लिक कहेंगे, और वो जो साउंड है उसका एक्चुअल आवाज़ भी क्या होता है? क्लिक जैसा ही हमें लगता है, तो इसे कहेंगे, ये जो इफेक्ट है इसे कहेंगे ओनोमेटोपिया, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मीटर एंड रिदम। अब हम देखेंगे मीटर एंड रिदम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीटर। तो ये जो मीटर है इस टॉपिक के ऊपर मैं अलग वीडियो बना चुका हूँ, वो चाहे तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बेसिक जो है वो क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो मीटर मेजर्स द रिदम ऑफ ए वर्ड्स और द सिस्टमेटिक रेगुलरिटी इन रिदम, ठीक है। तो वर्ड्स क्या होता है? पोएम का एक लाइन होता है, तो वहाँ पर जो रिदम होता है उसे मीटर कहेंगे, ठीक है। तो रिदम कैसे क्रिएट होगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो रिदम इज यूजुअली आइडेंटिफाई बाय एग्जामिनिंग द टाइप ऑफ फूड एंड द नंबर ऑफ फीट। तो यहाँ पर एक जो स्टांजा या फिर वर्ड्स के अंदर रिदम है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मीटर एंड रिदम। तो सबसे पहले हम मीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मीटर क्या है? मीटर मेजर्स द रिदम ऑफ ए वर्ड्स और द सिस्टमेटिक रेगुलरिटी इन रिदम, एंड रिदम इज यूजुअली आइडेंटिफाइड बाय एग्जामिनिंग द टाइप ऑफ फूड एंड नंबर ऑफ फीट। तो मीटर क्या करता है? एक पोएम में क्या होता है? स्टांजा होता है, और एक लाइन को हम वर्ड्स कहते हैं। वर्ड्स के अंदर रिदम होता है तो उसे हम मीटर कहेंगे, ठीक है। वो जो रिदम क्रिएट करता है उसे क्या क्या कहेंगे? मीटर कहेंगे। तो एक वर्ड्स के अंदर रिदम है कि नहीं ये कैसे हमें पता चलेगा? ये पता चलेगा हमें फुट के जरिए एंड नंबर ऑफ फुट के जरिए, फीट के जरिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं फुट किसे कहेंगे। तो फुट रिदमिकल यूनिट होता है। फुट क्या होता है? एक रिदमिकल यूनिट होता है। इसका डेफिनेशन अगर देखेंगे तो ए फुट हैज फोनेटिकली स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड पैटर्न ऑफ सिलाबल। तो फुट के अंदर स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड एक पेयर हो सकता है, या फिर एक से 2 से 3 सिलाबल हो सकते हैं, ठीक है। फुट इज designated according to the number of syllable, content and relationship in each foot between the strong and weak syllable, ठीक है। तो सिलाबुल क्या होता है? जो शब्दांश कहते हैं उसे हम सिलाबुल कहते हैं। तो फुट क्या है? सिलाबुल को जोड़ के फुट बनता है। तो एक वर्ड हो गया, तो उस वर्ड के अंदर एक स्ट्रेस सिलाबुल होगा,
एंड वीक सिलाबल होगा, या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। 2 स्ट्रेस सिलाबल हो सकते हैं और 1 वीक सिलाबल हो सकते हैं। इसके अलावा 2 वीक सिलाबल हो सकते हैं और 1 स्ट्रॉन्ग सिलाबल हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो हम जो स्ट्रेस सिलाबल होता है उसे इस सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, और जो अनस्ट्रेस होता है उसे यू सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो फूड के अंदर जो स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलाबल का जो पेयर होता है उसका पोजीशन को लेकर उसे डिवाइड किया जाता है। और सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कुछ मेजर कैटेगरी देखेंगे। सबसे पहले आईएम पे देखेंगे, जिसे हम आईएम्बिक मीटर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, वीक सिलाबल फॉलोड बाय स्ट्रॉन्ग सिलाबल। तो पहले क्या होता है, वीक सिलाबल होता है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग सिलाबल होता है, तो उसे हम कहेंगे आईएम्बिक। ये एक आईएम्बिक फूड है। यहाँ पर आई एम फॉलो हुआ है, मतलब यहाँ पर पहले वीक है फिर स्ट्रॉन्ग सिलाबल है। यहाँ पर अटैक, तो ये सेंटेंस में भी फॉलो होता है। तो ये तो बन गया वर्ड। तो आप जब सेंटेंस लिखेंगे तो एक वर्ड के बाद और एक वर्ड आएगा, तो ये हर वर्ड में ये फॉलो होता है। तो जब आप सेंटेंस लिखेंगे तो पहले अगर अपियर वर्ड है तो यहाँ पर ये अपियर वर्ड में क्या हो जाएगा, आईएम्बिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है ट्रोकाई। ट्रोकाई में क्या होता है, पहले स्ट्रॉन्ग सिलाबल होता है फिर वीक सिलाबल होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है टाइगर। टाइगर में जो फास्ट है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। जो सेकंड सिलाबल है वो वीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस में ये आइएम्बिक मीटर, ट्रोकाई मीटर ये मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी कुछ गैप्स रह जाते हैं, जैसे कि अब कभी बुक्स में एग्जाम्पल्स में देखे होंगे कुछ गैप्स रह जाते हैं, तो ये ऐसे ही गैप्स रह जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है एनापेस्ट। एनापेस्ट में क्या है, 3 सिलाबल होता है, वीक, वीक, स्ट्रॉन्ग। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद जो मेजर सिलाबल्स हैं एग्जाम्पल में, डेक्टाइल। डेक्टाइल में क्या होता है, पहले स्ट्रॉन्ग सिलाबल फिर वीक, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेक्टाइल सिलाबल। नेक्स्ट जो है हमारा सिलाबल, सॉरी फूट, वो है स्पॉन्डी। स्पॉन्डी में क्या होता है, 2 स्ट्रॉन्ग सिलाबल सिर्फ होते हैं। जो नेक्स्ट फूट है वो है पायरस। पायरस में क्या है, 2 वीक सिलाबल सिर्फ होते हैं। और जो लास्ट है वो है एम्फीब्रेज। एम्फीब्रेज में क्या है, वीक, स्ट्रॉन्ग, वीक। तो ये 3 सिलाबल होते हैं। इसके अलावा भी कुछ और फूड्स के टाइप्स हैं जो कि मैं यहाँ पर नहीं लिखा है, सिर्फ जो मेजर कैटेगरी है ये यहाँ पर मैंने लिखा है। तो ये तो हो गया फूड। तो अब देखेंगे हम नंबर ऑफ फूड क्या है। तो जो सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस के अंदर क्या होता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे। तो यहाँ पर ये 1 फूट हो गया। अगर एक सेंटेंस में ये 2 वर्ड हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक पेयर बन गया, तो ये 1 फुट बन गया। तो यहाँ पर भी एक पेयर बन गया, तो ये भी 1 फुट बन गया। तो अगर एक सेंटेंस है और यहाँ पर सिर्फ ये 2 वर्ड हैं, तो ये हो जाएगा डायमीटर, क्योंकि यहाँ पर 2 फीट हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ फुट हम देखेंगे अब, ठीक है। तो अगर सिर्फ एक वर्ड है तो उसे हम कहेंगे मोनोमीटर। 2 फीट है तो ये हो गया 1 फीट, ये हो गया 1 फीट। तो ऐसे 2 हैं तो उसे कहेंगे 2 फीट, तो ये हो जाएगा डायमीटर। ऐसे 3 फीट है तो ये हो जाएगा ट्राईमीटर। 4 फीट है तो टेट्रामीटर। 5 फीट है तो पेंटामीटर। 6 फीट है तो हेक्सामीटर, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ फीट। तो ये जो नंबर ऑफ फुट है तो ये क्या करता है, यहाँ पर स्ट्रेस्ड है, अनस्ट्रेस्ड है, तो ये एक रिदम क्रिएट करता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर ऑफ फुट एंड जो टाइप ऑफ फुट है इसे देखकर हम पोएम के अंदर रिदम है कि नहीं ये पता करते हैं। तो यहाँ पर और एक चीज़, अगर 6 फीट है और वो आइएम्बिक है तो उसे हम कहेंगे अलेक्जेंड्रियन, ठीक है। एक हेक्सामीटर फीट है, एक सेंटेंस में 6 फीट है, ठीक है, और वो आइएम्बिक है, यानी कि पहले वीक सिलाबल से स्टार्ट होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अलेक्जेंड्रियन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या है, एक ऑर्नामेंट की तरह होते हैं। तो कुछ फिगर ऑफ स्पीच के बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, वो आप चाहे तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच जो है, जो मेजर फिगर ऑफ स्पीच जो हमें पढ़ना चाहिए उसके बारे में मैं लिख दिया है, और इसके बारे में मैं बाद में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो फिगर ऑफ स्पीच फास्ट है सिमिली, उसके बाद है मेटाफर। सिमिली क्या है, एक कंपैरिजन है। मेटाफर भी एक कंपैरिजन है, लेकिन सिमिली में लाइक यूज होता है, एस यूज होता है। उसके बाद है सिनेक्डोकी। जो नेक्स्ट है वो है मेटोनमी। तो यहाँ पर सिनेक्डोकी क्या है, जैसे कि एक पार्ट्स को हमें कुछ एट्रीब्यूट्स देते हैं, जैसे कि आई बॉट माई सेल्फ ए सेट ऑफ व्हील, ठीक है।
तो यहाँ पर जो सेट ऑफ व्हील है ये कार को रिप्रेजेंट करता है। तो सेट ऑफ व्हील का मतलब, सेट ऑफ व्हील का क्या है, एक पार्ट्स है कुछ गाड़ी का या फिर कुछ कार का एक पार्ट्स है, लेकिन उसे हम एक कार की तरह यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो सिनेक्डोकी ये इफेक्ट क्रिएट करता है। उसके बाद जो मेटोनोमी है, मेटोनोमी क्या करता है, कुछ चीज़ों को हम उससे ज़्यादा पावर देते हैं, जैसे कि पेन इज माइटर देन द सोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर पेन को एक सोर्ड के साथ कंपेयर किया गया है। कंपेयर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सोर्ड से भी ज़्यादा पावर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो इसे हम एट्रीब्यूट दे रहे हैं एक चीज़ को, तो उसे हम मेटोनमी कहेंगे। इसके बाद जो मेजर फिगर ऑफ स्पीचेस हैं वो है सिंबल है, एलेगोरी है, पर्सोनिफिकेशन है एंड आयरनी है। तो ये सब थे कुछ मेजर फिगर ऑफ स्पीच। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन, ठीक है। अब देखेंगे डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन क्या है। वर्ड मीनिंग्स आर नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू डिक्शनरी मीनिंग। तो क्या होता है, पोएम जब भी हम पढ़ते हैं, पोएम में क्या होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं और उन वर्ड्स का मीनिंग सिर्फ डिक्शनरी से रिलेटेड नहीं होते हैं। द फुल मीनिंग ऑफ ए वर्ड फ्रेज इंक्लूड्स बोथ डिक्शनरी डेफिनेशन एज वेल एज द स्पेसिफिक मीनिंग दैट कंटेंट फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। तो पोएट क्या करता है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को देखकर कुछ वर्ड्स वहाँ पर लिखता है। तो उन वर्ड्स एक अलग ही मीनिंग क्रिएट करते हैं, वो डिक्शनरी मीनिंग से हट के होते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, उसे आगे पढ़ेंगे। कॉनोटेशन रेफर टू द वाइड एरिया ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एसोसिएशन दैट मोस्ट वर्ड नेचुरली कैरी विद देम, whereas denotation is the precise literal definition of a word that might be found in a dictionary। तो कॉनोटेशन का मतलब क्या है, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि वो जो डिक्शनरी मीनिंग से आगे भी होते हैं, यानी कि जिस कंटेक्स्ट पर उन्हें कहा गया होता है उन कंटेक्स्ट को देखकर हमें उसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो देखना पड़ता है। तो कॉनोटेशन क्या होता है, उसका वाइड मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो डिनोटेशन होता है वो प्रिसाइज एंड लिटरल डिफिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो कॉनोटेशन क्या है, वाइड मीनिंग, एंड डिनोटेशन क्या है, जो डिक्शनरी मीनिंग या फिर जो प्रिसाइज मीनिंग आप कह सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।